प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपना 11वां पाठ का पठन और व्याख्या पूरा कर लिया है और आज हम शुरू करेंगे इसके शब्दार्थों को समझ करके, शब्दार्थों और मुहावरों को लिख करके याद करें। तो शुरुआत करते हैं पाठ के शब्दार्थों से। शब्दार्थ शुरुआत करते हैं शब्दार्थों से। पहला हमारा जो शब्दार्थ है, इस पाठ में 2 मुहावरे हैं और बाकी जो शेष हैं वो सभी शब्दार्थ हैं। मुहावरे हैं ठान लेना, इसका अर्थ है पक्का इरादा कर लेना, और दम लेना का अर्थ होता है अवकाश लेना या सुस्ताना। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा शब्दार्थ, अब अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इसे साथ साथ ही लिखते जाएंगे हम। ये है अनुयायी। पहला शब्द है अनुयायी। अनुयायी अर्थ होता है पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, या हम कह सकते हैं अनुगामी। अनुगामी तो सबसे पहले पाठ के अनुसार हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। पाठ में ये बताया गया है कि नेहरू जी महात्मा गांधी के अनुयायी थे। अनुयायी का अर्थ है उनका अनुसरण करने वाला, पीछा करने वाला, या अनुगामी भी कह जाते हैं। तो इसका ये है विचारों को मानने वाला। ये नहीं कि कोई आगे चल रहा है, अगर आप उसके पीछे चल रहे हैं तो आप उसके अनुयायी हो गए। इसका अर्थ है विचारों से सहमत। तो नेहरू जी, हम कहेंगे, महात्मा गांधी जी के विचारों से पूरी तरह से सहमत थे। वे उनके आदेश का पालन करते थे, उनके विचारों को मानते थे। ऐसे ही व्यक्ति को अनुयायी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं पीछे चलने वाला, विचारों को मानने वाला, अनुसरण करने वाला, या अनुगामी भी कहा जाता है। तो पाठ के अनुसार भी आप इसका अर्थ समझ गए हैं कि मात्र पीछे चलना ही अनुयायी नहीं बना देता है। अगर आप, जैसे आप अपने माता पिता को अपना अनुयायी मानते हैं, आप उनकी कही बात का पालन करते हैं, उन्हें मानते हैं, तो अनुयायी, उसे ही अनुयायी कहा जाता है। अब हमारा दूसरा जो शब्द है, शब्दार्थ की बात कर रहे हैं, भूतपूर्व। दूसरा शब्द है भूतपूर्व। भूतपूर्व का अर्थ है पहले वाला। अब ये हमारे पाठ में भी दिया है कि जैसे कि नेहरू जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जो पहले। अभी वर्तमान किसे कहते हैं? जो अभी चल रहा है। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भूतपूर्व जो पहले वाले, तो पहले वाले में पंडित नेहरू जी भी आ गए, मनमोहन सिंह जी भी आएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भूतपूर्व पहले वाला। भूतपूर्व का अर्थ आप समझ गए होंगे, पहले वाला। मैं लिख देता हूं, आप भी नोटबुक में लिखते जाएंगे और इसे याद करेंगे। पहले वाला।
तीसरा है शब्दार्थ में प्रतिभा। प्रतिभा का अर्थ है असाधारण बुद्धिमत्ता। असाधारण बुद्धिमत्ता। असाधारण बुद्धिमत्ता अगला है हमारा। इसका अर्थ है प्रतिभा। आप इसे टैलेंट के नाम से भी इंग्लिश में जानते होंगे। तो जैसे कि कुछ बच्चों की याद करने की बहुत अच्छी प्रतिभा होती है, कुछ बच्चों की चित्र बनाने की जो प्रतिभा होती है वह बहुत अच्छी होती है। इसे असाधारण बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब हम अपने बुद्धि के ही बल पर कर सकते हैं। तो जो चित्रकला प्रतियोगिता हो गई, इसके अलावा क्या है, याद करने की जो क्षमता होती है ये प्रतिभा होती है, और हम प्रतिभा का विकास भी कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। तो इसे क्या कहेंगे, असाधारण बुद्धिमत्ता। प्रतिभा किसे कहते हैं, असाधारण बुद्धिमत्ता। अगला है अधीन। हमारा चौथा शब्द है अधीन। क्या होता है, आश्रित या वशीभूत। आश्रित दूसरा अर्थ है वशीभूत। इसका अर्थ समझ लें, शायद ये भी बड़े कठिन शब्द लग रहे हैं, आश्रित और वशीभूत। जैसे सभी बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित हैं, जैसे रहने के लिए, खाने के लिए, स्कूल के फीस के लिए उन्हें आश्रित कहा जाता है। तो बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित हैं या अभी वशीभूत हैं, उनके ही वश में। जैसे आपको पता है कंसेंट लेटर में माता पिता का साइन करवाया जाता है, क्योंकि वो बच्चे उनके वश में होते हैं, वे बच्चों के जो फैसले होते हैं वे लेते हैं। तो इस पाठ के अनुसार इसका अर्थ बताते हैं, जैसे कि नेहरू जी महात्मा गांधी के अधीन कार्य करते थे, उनके विचारों को मानते थे। जैसे कि मैंने बताया था, वो उनके अनुयायी भी थे। तो अधीन काम करने वाले को आश्रित कहा जाता है, वशीभूत भी कहा सकता है। तो उदाहरण के तौर पर आप खुद जान गए हैं, बच्चे अपने माता पिता पर के अधीन होते हैं, अपने फैसले वे खुद नहीं ले सकते हैं। तो उनके फैसले कौन लेता है, उनके माता पिता। तो अधीन आश्रित कहा जा सकता है या वशीभूत। किसके वश में है बच्चे, माता पिता के वश में। अगला है हमारा पांचवा शब्द है समर्थन। किसी मत की पुष्टि। समर्थन किसी मत, अब ये मत भी एक कठिन शब्द है। किसी मत की पुष्टि। तो समर्थन का अर्थ होता है
अपना सहयोग देना। जैसे कि पाठ के अनुसार हम इसका अर्थ आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं। समर्थन का अर्थ है, जैसे कि पाठ में हमने देखा था कि जब शंकर पिल्लई जी ने चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया या विचार रखा, तो उनका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, क्योंकि वह चाहते थे कि बच्चों का भी विकास हो, बच्चे भी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लें, उनका भी उत्साह बना रहे। तो ये था हमारा समर्थन का अर्थ, किसी मत की पुष्टि। जब शंकर पिल्लई जी ने चित्रकला का जो प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा, नेहरू जी ने तुरंत उसका समर्थन किया। समर्थन मतलब वे भी शंकर पिल्लई की बात से या मत से पूरी तरह से सहमत थे कि बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए। और उन्होंने न केवल समर्थन किया बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सरकारी सहायता भी दिलवाई थी। तो समर्थन का अर्थ होता है किसी मत की पुष्टि। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा घर में बच्चों से भी राय लिया जाता है कि इस संडे आप कहाँ जाना पसंद करें। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जैसे कि पिकनिक का प्लान बना, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो अगर घर वाले बोलते हैं कि क्या आज पिकनिक जाना चाहिए, तो बच्चे तुरंत उस बात का समर्थन करते हैं। हाँ, अब हमारे एग्ज़ाम हो गए हैं और हमें पिकनिक पर आज इस संडे को जाना चाहिए, तो वो उनका समर्थन करते हैं। तो अगर माता पिता ने सवाल पूछा कि क्या हमें आज पिकनिक पे जाना चाहिए, तो बच्चे समर्थन में कहेंगे हाँ, हम आपके विचार से सहमत हैं, आपके मत से सहमत हैं, हम पिकनिक जाना चाहते हैं। तो यही है समर्थन का अर्थ, किसी मत की पुष्टि करना। तो हमने पाठ के अनुसार भी अर्थ सिखा दिया, और ऐसे जो दैनिक जीवन में आप समर्थन करते हैं अपने माता पिता का, उसका भी हमने समझा दिया है। अगला है भेंट स्वरूप। हमारा छठा जो शब्द है भेंट स्वरूप। उपहार के रूप में, उपहार के रूप में, के रूप में भेंट स्वरूप ये शब्द आया है। पाठ के अंत में बताया गया था जब नेहरू जी, हम कहेंगे वे प्रकृति प्रेमी तो थे ही, तो शायद इस कारण से लोग उस समय पौधे जो है, पौधे भेंट किया करते थे। पौधों को भी उपहार के रूप में दिया जाता है। अब तो ये चलन चल ही रहा है। आपने देखा है कि अब लोग जन्मदिन के बाद जो रिटर्न गिफ्ट जिसे आप बोलते हो, उसमें पौधे देते हैं। पौधों का भी उपहार के रूप में, उपहार का गिफ्ट कहा जाता है, आपको पता ही गिफ्ट। तो उपहार के रूप में अब पौधों का भी लेन देन काफ़ी बढ़ा है। तो उस समय भी नेहरू जी प्रकृति प्रेमी थे और ये बात सबको पता थी। तो जब नेहरू जी एक बार लौट रहे थे विदेश से, तो उन्हें उपहार में एक पौधा मिला था। तो भेंट स्वरूप, हाँ, उपहार का अर्थ क्या होता है? भेंट स्वरूप। भेंट स्वरूप का अर्थ है उपहार के रूप में। तो पौधे भी उपहार के रूप में दिए जा सकते हैं, और उन्होंने उस पौधे का बड़ा ख्याल रखा। बिगोनिया का पौधा था, उसमें गुलाबी फूल आए, ये सब हमें पता चला। तो भेंट स्वरूप हम कुछ भी दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत महंगी चीज़, महंगी वस्तु ही दी जाए। पौधों को भी भेंट स्वरूप अब दिए जाने का चलन चला है, बढ़ा है पहले से अधिक। तो ये था भेंट स्वरूप। आप इसका अर्थ समझ गए हैं, उपहार के रूप में। हमारा अगला शब्द है प्रोत्साहन। सातवां जो है
प्रोत्साहन, अर्थ है उत्साह बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना। तो उत्साह बढ़ाना, प्रोत्साहन, जैसे जो प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसमें जो पुरस्कार होता है एक तरह से बच्चों को प्रोत्साहन ही तो किया जा रहा है। ये जो चित्रकला या कोई भी प्रतियोगिता होती है तो बच्चों को जो हम कहेंगे उपहार दिए जाते हैं वे एक तरह का प्रोत्साहन ही होता है। प्रोत्साहन क्या करता है? ये बच्चों का उत्साह बढ़ाता है। जो बच्चा परिश्रम करने के बाद पुरस्कार जीतता है और उसको जब पुरस्कार मिलता है तो उसका उत्साह है वो दुगना हो जाता है। अगली बार वह और दिल लगा करके और उत्साह से काम करता है। तो प्रोत्साहन करने का मतलब होता है, यहाँ प्रोत्साहन का मतलब है पाठ के अनुसार भी आपको पता है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाल चित्रकला प्रतियोगिता थी उसका पुरस्कार वितरण जो समारोह था वो एक तरह से बच्चों के प्रोत्साहन के लिए था। नेहरू जी बच्चों के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाते थे, उन्हें पुरस्कार देते थे, तो एक तरह से ये प्रोत्साहन ही था। तो ये था हमारा 7वां शब्दार्थ। अगला है हमारा 8वां, में मिटा के लिखता हूँ। प्रोत्साहन के बाद में 8वां समारोह। 8वां है समारोह, शुभ आयोजन या जलसा। समारोह तो कहते हैं शुभ आयोजन, शुभ आयोजन, आयोजन जलसा। दूसरा है तो जैसे समारोह, शादी विवाह, ये शुभ होता है। जन्मदिन, ये शुभ आयोजन कहलाता है। तो जन्मदिन, स्कूल का जो वार्षिक दिवस मनाया जाता है वह भी एक शुभ आयोजन होता है। शादी विवाह ये भी शुभ आयोजन होता है। तो जैसे कि बाल दिवस मनाया जा रहा है तो इसे भी हम कहेंगे समारोह है, ये भी एक शुभ आयोजन है। तो ये था। अगला है हमारा प्रतीक। 9वां है प्रतीक। का अर्थ होता है चिन्ह। प्रतीक या चिन्ह या निशानी भी कहा जा सकता है। निशानी, जैसे पाठ के अनुसार आपको पहले निशानी, पाठ के अनुसार आपको अर्थ बताते हैं कि जो नेहरू जी गुलाब अपने अचकर में लगाया करते थे, शायद ये उनकी प्रकृति प्रेम का निशानी। जो व्यक्ति पेड़ पौधों से प्रेम करता है, प्यार करता है, वे अपने साथ उन्हें रखना भी पसंद करता है। तो शायद ये गुलाब, जो लाल गुलाब नेहरू जी लगाते थे अपने अचकर में, वह उनकी प्रकृति प्रेमी होने की निशानी है। अगला है निर्भीक। हमारा 10वां जो है वो है शब्द निर्भीक। निर्भीक का अर्थ होता है निडर। तो ये भी हमने जाना कि नेहरू जी निर्भीक थे, वे स्वभाव से वे निर्भीक थे। जब वे लंदन गए, उन्होंने जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल को ये बात बता दी थी कि हम आपसे डरते नहीं हैं और इस कारण से हम
आपसे घृणा भी नहीं करते। तो निर्भीक व्यक्ति ही ये कह सकता है या बता सकता है। तो ये था बच्चों हमारे शब्दार्थ। इसमें 2 मुहावरे भी हैं, ठान लेना और दम लेना। कल हम इसको भी लिखवाएंगे और इसका वाक्यों में भी प्रयोग बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।